सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 5 की क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस यूनिट के जो भी सारे टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर एज इवोल्यूशनरी एंटिटी, इसका मेन एम ये होता है कि बस जैसे मेंटेनेंस इस यूनिट का मेन एम है, तो मेंटेनेंस क्यों करने की ज़रूरत होती है वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता है और अगर उसे हमें यूजफुल रखना है टाइम के साथ तो उसके अंदर हमें कंटिन्यूसली अपडेट्स करने होंगे और उसको मॉडिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूजर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है, यानी कंटिन्यूसली उसके अंदर अपडेट्स पुश किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। नीड फॉर मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस की नीड क्यों है। तो मेंटेनेंस की नीड समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। मेंटेनेंस एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग एरर्स को फिक्स करते हैं और जो हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग जो चेंजेज हमें नीड होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर के फीडबैक के अकॉर्डिंग वो चेंजेज हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर लाते हैं और जिसकी वजह से स्पीड, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर की इंक्रीज़ कर जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यूजर की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉफ्टवेयर को मेंटेन नहीं करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो फर्दर फ्यूचर के अंदर यूज़ में नहीं लिया जाएगा यूजर्स के द्वारा। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है उसका 60 to 70% जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो मेंटेनेंस पे ही जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वंस इट हैज़ बिन रिलीज्ड। एक बार वो रिलीज हो चुका है तब। जैसे यहाँ पर एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर जैसे हमने सॉफ्टवेयर को रिलीज किया हम लोग यूजर के फीडबैक को पढ़ेंगे, समझेंगे, फीडबैक टीम समझेगी और उस पर जो डेवलपर टीम है या फिर जो मॉडिफिकेशन के लिए टीम असाइंड है वो मॉडिफाई करेगी और सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करेगी जब तक कि वो यूजर की नीड को पूरी तरीके से कैटर ना कर ले। देखो, सबसे पहले हमने मेंटेनेंस पढ़ा, उसके डिफिनीशन पे ध्यान दिया। हमने ये भी समझा कि मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों होती है। अब मेंटेनेंस की ज़रूरत तो समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें ये समझना है कि मेंटेनेंस के कितने तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के अंदर अगर हम पार्ट हैं तो उसके बाद हम लोग किस प्रकार से इसको फिक्स करेंगे। मेंटेनेंस के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो मेंटेनेंस मेनली बेस्ड होता है बग्स पे, यूजर की रिक्वेस्ट पे, या फिर सॉफ्टवेयर जो नए नए इन्वायरमेंट्स आते हैं जैसे कि नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए या फिर ऐसे बोले तो न्यू एंड्रॉयड वर्जन्स आ गए, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग और सॉफ्टवेयर को फ्यूचर प्रूफ भी करना होता है। जैसे मेंटेनेंस के अंदर सबसे पहले आता है करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसके अंदर हमें बग्स और एरर्स को क्या करना होता है कि सॉफ्टवेयर जब डिलीवर हो गया, यूजर यूज कर रहे हैं, उसके बाद किसी भी प्रकार के बग्स को अगर हमने हमारी बग मतलब एरर वाली टीम ने नोटिस किया या फिर टेस्टिंग टीम ने नोटिस किया तो उसको हम फिक्स करते हैं, वरना वो बग्स ऑब्वियसली यूजर्स के लिए क्या हो जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर यूज का जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी बुरा हो जाएगा। सेकंड आता है टेक्निक जो है वो है अडाप्टिव मेंटेनेंस। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को नए इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे कि नए ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं या फिर नए एंड्रॉयड वर्जन बोल सकते हैं या फिर हार्डवेयर की जो न्यू न्यू सेटिंग्स आती हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे या फिर बोले ऐसे तो अडाप्ट करेंगे। जैसे प्ले स्टोर पर कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि दिखाता है कि दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज नॉट कंपेटेबल विद दिस एंड्रॉयड वर्जन, तो वो इसी के अंदर आता है कि जो अडाप्टिव मेंटेनेंस टेक्निक थी वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाली टीम ने यूज नहीं किया, जिसकी वजह से नए एंड्रॉयड वर्जन जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 आए तो उनके अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर अडाप्ट नहीं हुआ, फेल कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको हम लोग नए एंड्रॉयड वर्जन के अंदर यूज नहीं कर पाए। थर्ड आती है टेक्निक, वो है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो भी यूजर के रिक्वेस्टेड फीचर्स हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं कि यूजर ने रिव्यू किया और प्ले स्टोर पर डाला कि नहीं ये चीज़ आपके एप्लीकेशन के अंदर नहीं हो रही है, हालांकि आपने बोला था कि ये होना चाहिए। तो जो टीम होगी वो उस फीडबैक को रिव्यू करेगी और उसके अकॉर्डिंगली नए नए फीचर्स उसके अंदर ऐड करेगी। साथ के साथ अगर परफॉर्मेंस इशू आते हैं, कोई यूजर रिपोर्ट करता है कि नहीं ये एप्लीकेशन मेरे डिवाइस पे नहीं चल पा रही है, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद वो टीम जो है मेंटेनेंस टीम वो उसको फिक्स करेगी। इसी की वजह से बोला जा रहा है ना, मेंटेनेंस थोड़ा एक क्रूशियल पार्ट है जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक ह्यूमंगस पार्ट कंज्यूम करता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें फ्यूचर के कोई भी प्रॉब्लम्स हमें अगर दिखता है कि नहीं, अगर इस पर्टिकुलर कोड को हमने अपडेट नहीं किया और यूजर ने कोई ऐसा इनपुट दे दिया जो सॉफ्टवेयर को क्रैश करा दे, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को यूज करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया गया है करेक्टिव, जिसको कि हम लोग मेनली हमारा एम होता है बग्स को फिक्स करना, एडाप्टिव यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडाप्ट करना सॉफ्टवेयर को, और प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव का मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंगली उसको अडाप्ट करना, और परफेक्टिव का मतलब जो भी सारे फेल्यूर्स हों उसको आइडेंटिफाई करना, फिक्स करना, या फिर यूजर के रिक्वेस्टेड अपडेट्स को उसके अंदर ब्रिंग करना यानी उसके अंदर फॉस्टर करना।
हमने जैसे बात किया था शुरुआत में भी, तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमने ये समझा कि मेंटेनेंस के इंट्रोडक्शन को हमने समझ लिया, फिर हमने उसके टाइप्स को समझ लिया। अब ये समझते हैं कि जो हमने बोला ना कि जो मेंटेनेंस पार्ट है वो ज़्यादा पार्ट लेता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, तो वो क्यों लेता है, उसका कॉस्ट क्या है मेंटेनेंस का। तो बेसिकली जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इस चीज़ पे बेस्ड होता है कि हमें उसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे मॉडिफाई करना है। क्या उसके लिए एक अच्छी टीम लेनी है या उसके लिए एक ऐसी टीम ले लेनी है कि यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ, हमने उसके अंदर डाल दिया कुछ, तो ऑब्वियसली वैसी टीम तो कभी भी काम नहीं आएगी। तो टीम ऐसी चूज करें जो थोड़ा स्किल्ड हो, अच्छे तरीके से काम करे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉपर मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट के बाद किया जा सके। तो मेंटेनेंस जो होता है, जैसे मैंने बताया कि जो प्रोजेक्ट ओवरऑल कॉस्ट है उसका 60 to 80% कंज्यूम करता है, प्रोजेक्ट का लार्जेस्ट शेयर मेंटेनेंस पे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है, जैसे जैसे हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और अगर पुअर डॉक्यूमेंटेशन हमने कर रखा है, हमने कुछ क्लियर नहीं कर रखा है कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो ये हमें करना है, ये प्रॉब्लम आई तो ये करना है, तो जो कॉस्ट होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, e⁻x के ग्राफ की तरह वो काफ़ी इंक्रीज करता जाएगा। सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। ऑब्वियसली लाइफ के अंदर भी अगर हम अच्छे डिसीजंस ना बनाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम्स आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगी। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हायरार्की की बात करें तो जो हमने पहले पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस टेक्निक्स के अंदर, तो उसके अंदर हमने अलग अलग टेक्निक के बारे में पढ़ा। तो सबसे ऊपर ट्रायंगल के ऊपर सबसे ऊपर जो होती है वो होती है परफेक्टिव, यानी कि उसके लिए हाईएस्ट कॉस्ट होता है। उसके बाद आता है करेक्टिव, उसके बाद आता है अडाप्टिव, फिर आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव के लिए सबसे कम कॉस्ट, जबकि परफेक्टिव के लिए जो कॉस्ट का इम्पैक्ट होता है ओवरऑल वो सबसे ज़्यादा होता है। अब हम लोग कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब ये होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को चेंज नहीं करेंगे, उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स पुट करने की कोशिश करेंगे। जो जैसे लीगेसी सिस्टम्स जो होते हैं उनको ये फास्ट करता है, बेटर करता है और ज़्यादा मेंटेनेबल रखता है उनको, मतलब बेटर तरीके से हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। लीगेसी सिस्टम क्या होते हैं? लीगेसी सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि इसके अंदर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी आ सकता है, जो कि पुराने हो चुके हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको वो परफॉर्म कर रहे हैं। लीगेसी का मतलब समझते हो? लीगेसी का ऐसे बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो, तो लीगेसी सिस्टम्स को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि आउटडेटेड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, पर अभी भी इनका काम ज़रूरत है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मेन जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जो फंक्शनलिटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के अंदर, उसके अंदर आता है कोड को रिस्ट्रक्चर करना या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करना या फिर रीडिजाइन करना, किसी पर्टिकुलर कोड को रीडिजाइन करना, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना टाइम के साथ, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में शो किया गया है। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास पहले से पेपर है, पेपर हमने देखा फिर जाकर के हमने टॉपिक पढ़ा, पेपर हमने देखा फिर टॉपिक जाकर के पढ़ा, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग उसके डिज़ाइन को एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर आर्किटेक्चर या फिर लॉजिक को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे समझो कि जब हमारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर नहीं होंगे, जब हमारे पास नोट्स नहीं होंगे, तो हम इस तरीके को यूज करेंगे, या फिर हमारे जो नोट्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। कैसे? देखो समझो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास नोट्स वगैरह नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, हम ये कर सकते हैं कि हम PYQ को देखेंगे, पता चला कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने पढ़ा, फिर हमने उसको देखा तो पता चला कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमने पढ़ा। तो ये तरीका एक यूज किया जा सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग का, रियल लाइफ में भी और सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस के टाइम में भी। अगर हमें उसके बारे में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पुराने या फिर लेगेसी सिस्टम्स जो होते हैं उनको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी वर्किंग को प्रॉपरली यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का इसेंशियल कंपोनेंट क्या है कि डिजाइन स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो जो होते हैं वो हमें तब मिलते हैं जब हम लोग लॉजिक को एनालाइज करते हैं, और लॉजिक को कैसे एनालाइज करते हैं उसके लिए हम लोग सोर्स कोड पर जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक उल्टा मेथड है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास सामने होती है उसको हम लोग खोल के रख देते हैं और उसके बारे में हम लोग पता करते हैं और उसको अपने लिए यूज करते हैं। यहाँ पर री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस शो किया गया है। तो जो री इंजीनियरिंग होता है उसके अंदर हमने पढ़ा कि ये क्या करता है कि रीस्ट्रक्चर करते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को या फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है वो ओल्ड या फिर लेगेसी सिस्टम्स को क्या करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। फिर प्रोसेस फ्लो की बात करें तो जो फॉरवर्ड स्टेप प्रोसेस होती है वो होती है री इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम लोग डिजाइन करते हैं, फिर उसके अंदर कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट के लिए न्यू कोड पुट करते हैं ताकि उसकी क्या हो सके, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सके और ओवरऑल एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर सके। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है,
हमें लॉजिक मिस कर रही होती है। जैसे हमने पढ़ा ना कि हमें डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोड होगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये कोड क्या काम कर सकता है, ये कोड क्या काम कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग डिज़ाइन या फिर लॉजिक पता करने की कोशिश करेंगे। मॉडिफिकेशन की बात करें तो जो हमने पढ़ा ना कि री इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग कोड को मॉडिफाई करते हैं ताकि मेंटेनेबिलिटी को और बेटर किया जा सके, सॉफ्टवेयर को और इजीली मेंटेन किया जा सके, और कम कोड, कम लाइन्स ऑफ कोड के साथ वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके हमारे लिए। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है वो कोड को मॉडिफाई नहीं करता है। इसके अंदर तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, सब चीज़ें हमारे पास पता है, हम कहेंगे कि नहीं ये चीज़ ये काम करती है, ये चीज़ ये काम करती है। मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही बेसिक डिफरेंस है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये क्या होता है, एक कंप्लीट लाइफ साइकिल में मॉडिफिकेशन प्रोसेस होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोग को पता चलेगा कि ये एरर है या फिर ये चीज़ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए हम लोग कुछ अच्छा सोचेंगे, फिर हम लोग उसको चेंज करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ऐसे ऐसे। तो ये क्या है कि एक लाइफ मतलब ऐसे बोले तो एक साइकिल टाइप की काम कर रही है। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है, री इंजीनियरिंग बेसिकली, तो वो क्या है, एक साइकिल लूप बोल सकते हैं या फिर एक लूप है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली हम लोग चेक करते रहेंगे कि नहीं अच्छी हुई नहीं हुई, अच्छी हुई नहीं हुई, अच्छी हुई नहीं हुई, अभी अच्छी नहीं हुई, तो और बार हम लोग उसको रिपीट करते जाएंगे। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ऐसे बोले तो एक पार्ट होता है री इंजीनियरिंग का जिसके अंदर बहुत छोटे कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं। हमने क्या किया कि हमारे पास सब कुछ है, वही दोहरा रहा हूँ वापस से, सब कुछ है, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ फिक्स करनी है, ये चीज़ फिक्स करनी है। इसके अंदर हमारा मेन एम एडेप्टेबिलिटी या फ्यूचर स्कोप नहीं होता है। हमारा मेन एम ये होता है कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम लोग कैसे भी लॉजिक या फिर कोड या फिर डिज़ाइन को पता कर लें, जिसके थ्रू अगर हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम को आगे फ्यूचर में अपडेट्स करने हैं उसके अंदर, तो हम लोग कर पाएँ। अब हम लोग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और एससीएम एक्टिविटीज़ के बारे में समझ लेते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट भी आता है, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेज, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि इसके जो ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं पढ़ रखा था कि हम लोगों को क्या करना है कि बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करना है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। तो उसकी वजह से होगा क्या, हमारे जो जो अब जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया, इन सारी चीज़ों को, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग थोड़ा-मोड़ा चेंजेस करेंगे ना तो उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ लेकिन बस इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना सॉफ्टवेयर के अंदर इस प्रकार से चेंजेज जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी हो और स्ट्रिक्ट वर्जन कंट्रोल हमारे हाथ में हो। ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग ये भी ट्रैक करते हैं कि किसने मॉडिफिकेशन किया, क्यों किया गया और कब किया गया, कैसे, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एससीएम एक्टिविटीज़ या फिर एससीएम प्रोसेस के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, यानी इसके अंदर हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर हम लोग ये पता करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है तो उसके अंदर हम लोग क्या पता करेंगे, इसके अंदर हम लोग पता करेंगे कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज किए होंगे, उनके कौन कौन से वर्जन्स यूज किए गए हैं। सेकंड चीज़ आता है चेंज कंट्रोल, यानी इसके अंदर हम लोग सिंपली ये असाइन करेंगे कि कौन अपडेट कर सकता है, या फिर हम लोग उसको ऑथराइज करेंगे कि चलो भाई तुम्हें अलाउड है, तुम अपडेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हो गया चेंज कंट्रोल। थर्ड आता है वर्जन कंट्रोल, यानी इसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स को क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमें पता चला कि नहीं इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर प्रॉब्लम्स है तो हम लोग उसको डिग्रेड कर सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं कंटिन्यूअसली कोड के अंदर चेंजेस करके। फोर्थ आता है स्टेटस अकाउंटिंग, यानी इसका मेन एम क्या होता है कि जो भी चेंजेज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके स्टेटस को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना और रिपोर्ट करना। वहीं इस डायग्राम में भी शो किया गया है कि आइडेंटिफाई, कंट्रोल, वर्जन और फिर आता है ऑडिट या फिर स्टेटस, यानी जो चेंजेज हमने परफॉर्म किए उसके स्टेटस को मेंटेन करना, अपडेट करना और ट्रैक करना। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ या फिर टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। उसमें से दो इम्पोर्टेंट हैं, वो है चेंज कंट्रोल प्रोसेस, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे ऑल्ट्रेशन, चेंजेज, इम्प्रूवमेंट्स जो भी हमने प्रोडक्ट के अंदर किया है उसको हम लोग मेंटेन, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जो चेंज का रिक्वेस्ट है वो डेवलपर भी कर सकता है या फिर यूजर भी कर सकता है। तो रिक्वेस्ट जो होता है वो किया गया, उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर अप्रूव या फिर रिजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट और टेस्ट किया जाएगा कि सॉफ्टवेयर पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल की बात करें तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि डिफरेंट वर्जन्स को ट्रैक करना, उनको अपने पास रखना, मतलब इस चीज़ के लिए कि हम अगर अच्छे सॉफ्टवेयर को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, अच्छे वर्जन को, तो हम लोग उसको डाउनग्रेड कर देंगे या फिर डिग्रेड कर देंगे। ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल हमें ईजी रोलबैक, यानी हम पीछे जा सकते हैं, ये प्रोवाइड करता है पहली चीज़। और दूसरा स्टेज, दूसरा क्या होता है कि इसके थ्रू एक बेहतरीन टीम कोलैबोरेशन को ये डिज़ाइन करता है। जबकि हम लोग इसके अंदर मेन चीज़ें बात करें तो
जैसे यहाँ पर दिया गया है कि वर्जन 1.0 है तो हम लोग वर्जन 1.1 ऐसे बहुत सारे लॉन्च किए जाते हैं, 1.2 1.3। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस चेंजेस पता करते रहेंगे, जिसकी वजह से टीम कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। पता चलेगा कि ये वर्जन इस टीम को असाइन किया गया है, ये वर्जन इस टीम को असाइन किया गया है, ये वाला वर्जन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम लोग रोल बैक कर लेंगे प्रीवियस स्टेट पर, जिसकी वजह से जो टीम होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज्ड रूप में काम कर सकेगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टूल जो होते हैं वो गिट है और एसबीएन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो गिट और एसबीएन ये दोनों हैं, दोनों की दोनों ओपन सोर्स होती हैं, यानी कि थोड़ी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये इसके अंदर हम लोग अगर चाहें ना तो अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी पेड या फिर प्रीमियम हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और इन दोनों का काम, जो एक गिट है और दूसरा है अपाचे सबवर्जन जिसको कि हम लोग एसबीएन बोलते हैं, ये सिंपल इस काम को के लिए यूज करते हैं कि हम लोग जो भी सारे सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करें, जो भी सारे अपडेट्स करें, नए वर्जन्स के बारे में स्टडी करें, नए फाइल्स हम लोग अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग ट्रैक कर सकें, पता कर सकें कि किस लिए हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को यूज किया है। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो मेन चीज़ है इसका, ऐसे समझो कि जैसे बोलते हैं कि लाइफ एडेड या फिर ह्यूमन एडेड इन्वायरमेंट या फिर कुछ भी, तो एआई एडेड इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों का हेल्प लेंगे जिसकी वजह से हम लोग दूसरे कंपोनेंट को इम्प्रूव कर सकें। जैसे कंप्यूटर का हेल्प लेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर का हेल्प तो लेते हैं, मतलब इन द ब्रॉडर सेंस में मैं बता रहा हूँ। तो मतलब डिफरेंट तरीके के टूल्स का यूज करना है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकें कि अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को सपोर्ट दे सकें बेहतर तरीके का, साथ के साथ उसको इन्हांस कर सकें सारे के सारे साइकिल्स को। जिसकी वजह से होगा क्या, हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, साथ के साथ ह्यूमन एरर्स जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे। ऐसे समझो कि अपने प्रोजेक्ट या फिर अपने किसी भी चीज़ के लिए एआई का हेल्प लेना, ये कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो टाइप ऑफ केस टूल की बात करें तो अपर केस टूल जो होते हैं वो अर्ली फेज है, जैसे कि प्लानिंग, एनालिसिस और डिजाइन के अंदर यूज किए जाते हैं, जबकि लोअर केस जो टूल होते हैं वो लेटर पार्ट्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोडिंग, टेस्टिंग या फिर डिप्लॉयमेंट के अंदर। और इंटीग्रेटेड केस टूल्स क्या होते हैं, ये ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम लोग कभी भी किसी भी फेज में यूज कर सकते हैं, अपर या फिर लोअर। इस वाले टॉपिक को हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा है। एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, हमने मेंटेनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसके टाइप्स के बारे में समझा, कैसे हम लोग उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोगों को ने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसको कैसे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसका ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, उसके अंदर कौन सी सारी रिसोर्सेज लग रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट पैरामीटर है वो सिंपली ये प्रेडिक्ट करता है कि कितना कॉस्ट, एफर्ट और टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज लगेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी क्रिटिकल होता है और इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसकी बेसिस पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, साथ के साथ ये स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, ऐसे बोले तो हमने किसी को असाइन किया है अगर सॉफ्टवेयर को, तो वो सारी की सारी एस्टिमेशन करेगा कि इतना टाइम लगेगा, इतना कॉस्ट लगेगा, इतना एफर्ट लगेगा, जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिक्ट या फिर बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं कि हाँ इतना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो जो टाइम होता है, टाइम के बारे में तो स्टैंडर्ड आवर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। सिंपल हम लोग ये समझे कि टाइम मतलब कितना लगेगा, ड्यूरेशन, जैसे कि इतने टाइम के अंदर हम लोग डेवलप कर लेंगे। 2 महीने का प्रोजेक्ट है, 1 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, 3 महीना, तो ये सिंपल टाइम का एस्टिमेशन हो गया। जबकि एफर्ट एस्टिमेशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग मेजर करते हैं ह्यूमन एफर्ट कितना रिक्वायर्ड होगा, जिसको कि हम लोग पर्सन मंथ्स के अंदर मेजर करते हैं कि मतलब कितने पर्सन को कितने मंथ्स तक ऐसे बोले तो वर्क कराना होगा, जिसकी वजह से हम लोगों का सॉफ्टवेयर फाइनली हमारे पास डेवलप्ड होकर मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पर भाई, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, जितनी उसकी साइज, जितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इन सारी चीज़ों पर। जबकि कॉस्ट एस्टिमेशन जो होता है उसके अंदर हम लोग ओवरऑल फाइनेंशियल कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कि वो हमारे बजट के अनुसार फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता चला कि 36 लाख का हमने प्रोजेक्ट लिया और 37 लाख का हमें घाटा लग गया, तो वो बिल्कुल बेकार चीज़ हो जाएगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहने का सिंपल मतलब ये है कि प्रोजेक्ट ऐसे लें जिसमें कुछ पैसा आपके लिए बचे। अब ऐसा ना हो कि सारा पैसा बच ही जाए, पता चले क्लाइंट या फिर जो नीड है वो हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड है जिसके लिए 35 लाख रुपए हमें असाइन किए गए और हमने 1 लाख रुपए में प्रोजेक्ट बना दिया और 34 लाख रुपए हम डकार मार गए, तो वो सही चीज़ नहीं है। कॉस्ट एस्टिमेशन एक बेहतरीन टेक्निक है जिसका यूज इसलिए किया जाता है कि हम लोग एफिशिएंटली सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएँ। वो सिंपल चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, एस्टिमेटेड एफर्ट और हर एक स्टेप को बेटर तरीके से इन्हांस कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द, ऐसे सिंपल समझो कि मनी इज़ एवरीथिंग फॉर सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना पैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को असाइन कर सकते हैं कि नहीं हमारे पास इतना पैसा है, आप इतने दिन तक काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो वो सही है। कम पैसा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग अडाप्ट कर लेंगे। सिंपल एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट पैरामीटर का मेन एम ये है कि हमारे पास जो भी सारे रिसोर्सेज हैं, इधर इन टर्म्स ऑफ पर्सन, इधर इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, इधर इन टर्म्स ऑफ द टाइम, उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना, ताकि हम लोग क्लाइंट या फिर जो भी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर को सिंक्रोनाइज कर सकें।
कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ये एक वाइडली यूज्ड एल्गोरिथमिक मॉडल होता है जिसके थ्रू हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि जो कॉस्ट जो कि बेसिकली मंथ्स के बेसिकली पर्सन मंथ्स के टर्म्स में हम लोग मेजर करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिंपली जो डिपेंडेंसी होती है वो लाइन्स ऑफ कोड के ऊपर होती है। एक फॉर्मूला भी होता है कोकोमो का, दैट इज एफर्ट, जो कि बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर्सन मंथ्स के अंदर, इज इक्वल टू ए इंटू के लॉग टू द पावर बी, जहाँ पर के लॉग जो होता है दैट इज किलो लाइन्स ऑफ कोड, यानी जो भी सारे लाइन्स ऑफ कोड हमने लिख रखा है उसको हम लोग 1000 के अंदर मेजर करने की कोशिश करेंगे। और ए और बी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कोकोमो की बात करें तो बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो और डिटेल्ड कोकोमो। जो बेसिक कोकोमो है उसका यूज हम लोग क्विक और सिंपल, ऐसे बोले तो स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। जबकि इंटरमीडिएट कोकोमो क्या होता है, इसके अंदर कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स, ऐसे समझो कि दिमाग के अंदर हमारे पास पहले से बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, उनको हम लोग अपने दिमाग के अंदर रखते हुए ही सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करेंगे, ताकि हम लोग एफर्ट्स इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकें कि हमारे पास एक एक्यूरेट मेजरमेंट आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जिसके लिए हम लोग 15 सब्जेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर फैक्टर्स को यूज करते हैं इंटरमीडिएट कोकोमो के अंदर। जबकि डिटेल्ड कोकोमो की बात करें तो इसके डिटेल का मतलब क्या हुआ? डिटेल का मतलब ऐसा थोड़ी हुआ कि हमें समरी मिल जाएगी, नहीं। डिटेल का सिंपल मतलब ये हुआ कि हमारे पास से कॉम्प्लेक्स डिटेल्ड फेज वाइज एफर्ट एस्टिमेशन हम लोग कर पाएंगे, यानी हर एक फेज के लिए हम लोग ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हाँ इतना कॉस्ट लगने वाला है, या फिर जैसे हमने पर्सन मंथ्स के अंदर मेजर कर रहे हैं तो पर्सन मंथ्स के अंदर कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो बेसिक के अंदर कम टाइम, या फिर बोले तो स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट के लिए। इंटरमीडिएट के अंदर कुछ सब्जेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर्स हम लोग यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग एक्यूरेसी को मेन एम करते हैं। जबकि डिटेल्ड के अंदर किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं, बस हर एक फेज के लिए हमें काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाती है। थैंक यू अलॉट। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय बाय।